केबल्स, विकसित भारत का विकसित वायर। Co-presented by National Insurance Company Limited, trusted since 1906. Coal India Limited, 5 decades of unearthing energy. Powered by HF Deluxe, नए इंडियन की डिलक्स बाइक। Co-powered by Kent Gold, बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्यूरिफायर। मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। In association with Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज हम लोकसभा में चल रही देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण करेंगे और यह बहस है ऑपरेशन सिंदूर पर। आज लोकसभा में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य माना जाएगा कि भारत का विपक्ष इस बहस से सिर्फ ये जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का कितना नुकसान हुआ, भारत के कितने विमान नष्ट हुए और क्या यह सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री ने आज एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा का रिजल्ट इस बात से आंका जाता है कि उस परीक्षा में आपके कितने नंबर आए, ना कि इस बात से कि परीक्षा के दौरान आपकी कितनी पेंसिल टूटी है। लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा वाली लिस्ट में, यानी जिन लोगों को कांग्रेस की तरफ से इस बारे में बोलना है, उस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था, जबकि यह नाम हमें लगता है होना चाहिए था। विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने के चक्कर में बहुत सारे बयान ऐसे दे रहे हैं जिसका सीधा फायदा पाकिस्तान को होगा और दुनिया के बड़े बड़े देश जब भारत के संसद में हो रही इस बहस को देखेंगे और सुनेंगे तो शायद सोचेंगे कि भारत के विपक्षी नेता राष्ट्रीय मुद्दे पर भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी एकता नहीं दिखाते। और आखिर में हम आपको भारतीय समाज का एक दोहरा चरित्र दिखाएंगे। ये वो समाज है जहां आजकल लोग सैयारा नाम की एक फिल्म को देखकर थिएटर में रो रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में एक ही पार्टनर के प्रति प्यार के समर्पण को दिखाया गया है। लेकिन एक और नए सर्वे से यह भी पता चला है कि भारत के इसी समाज के लोग शादी के बाद बेवफाई के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं और भारत के 53% लोगों ने यह माना है कि वो अपनी शादी में वफादार नहीं है। इसलिए आज भारत के समाज के ये दोनों रंग, ये दोनों चरित्र हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सभी सवालों का जवाब आज लोकसभा से देना शुरू कर दिया है। संसद में मॉनसून सत्र के छठे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की और आज हम लोकसभा में चल रही इस सबसे बड़ी बहस का सबसे बड़ा विश्लेषण आपके लिए करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 55 मिनट के अपने भाषण में बताया कि धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है और अब भारत ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमारा मकसद आतंकवादियों के ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य सिर्फ 22 मिनट में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारकर हासिल कर लिया और पाकिस्तान से सीज फायर किसी भी दबाव में नहीं किया गया है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने से पहले विपक्ष के 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ। राहुल गांधी लगातार पूछते रहे कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिराए हैं। हालांकि उन्होंने भारतीय सेना से कभी यह सवाल नहीं पूछा कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। तो बड़ी बात तो यह है कि हमारे विपक्षी दल सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भारत का नुकसान कितना हुआ है, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए हैं, सिर्फ इसमें दिलचस्पी है। दूसरा सवाल उनका यह है कि सीज फायर किसके कहने पर हुए। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है और आज उन्हें अपने सवालों का जवाब शायद मिल गया होगा। और तीसरा सवाल विपक्ष का यह रहा है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी कहां हैं और आज राजनाथ सिंह ने संसद में
ऑपरेशन सिंदूर पर 3 बड़ी बातें बताई हैं। तो अब पहले आपने देखा विपक्ष के 3 सवाल, अब सरकार के 3 जवाब। पहला जवाब, भारतीय सेना अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हुई और 9 आतंकवादी अड्डों पर भारत के हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। दूसरा जवाब, पाकिस्तान की तरफ से हमले रोकने और सीज फायर के लिए भारत को अनुरोध पाकिस्तान से किया गया था। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर के लिए यह अनुरोध आया था। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि यह सीज फायर अमेरिका ने करवाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, भारत के रक्षा मंत्री ने औपचारिक रूप से अपने औपचारिक बयान में भारत की संसद में यह बात कही है कि यह सीज फायर पाकिस्तान द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद हुआ है। और तीसरा जवाब यह कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह कामयाब रहा और अभी भी ये सिर्फ रुका है, इसमें पॉज दिया गया है, ये खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई ऐसी हरकत की तो भारत इसका जवाब देगा। अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आज जो कुछ संसद में हुआ है अब आपके लिए डिकोड करते हैं, क्योंकि कहने को तो यह बहस 16 घंटे तक चलेगी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग 16 घंटे देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम बहुत संक्षिप्त में इस बहस को आपके लिए सरल भाषा में डिकोड करेंगे। तो 2 हिस्सों में आप इसे बांटिए। एक है ऑपरेशन सिंदूर के पहले वाला भारत और दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाला भारत। और अब भारत आतंकवाद के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है, जिसमें भारत के खिलाफ किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध माना जाता है और फिर वैसा ही जवाब भी भारत देता है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 32 घंटों तक ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। 16 घंटे लोकसभा, 16 घंटे राज्यसभा। आपके लिए इस पूरी बहस को सुनना शायद संभव नहीं होगा और इसीलिए आज हम आपके लिए इस बहस को डिकोड कर रहे हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही राहुल गांधी बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि भारतीय सेना का कितना नुकसान हुआ है, हमारे कितने विमान गिराए गए हैं। उस समय भी हमने आपसे यही कहा था कि जब पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम की चर्चा कर रही है, ऐसे में राहुल गांधी के सवाल भारत की भावनाओं के अनुसार नहीं है और राहुल गांधी के इन सवालों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने फायदे के लिए जरूर करेगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि विपक्ष के लोगों ने कभी यह सवाल नहीं किया कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, परीक्षा में आपके कितने नंबर आए हैं यह देखा जाता है, परीक्षा लिखने के दौरान कितनी पेंसिल टूटी या कितने पेन आपके गुम हो गए ये मायने नहीं रखता। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है।
यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। तो रक्षा मंत्री ने बड़े सरल भाषा में ये समझाया और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अगर भारत की एक परीक्षा है और भारत ने उस परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लिए हैं, तो इस बात की तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए कि भारत ने 100 में से 100 नंबर लिए इस परीक्षा में। लेकिन विपक्ष के नेता ये जानना चाहते हैं कि परीक्षा लिखते समय कितने पेन इस्तेमाल हुए, कितने पेन खो गए और कितनी पेंसिल टूट गई। पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार ने आज अपनी नीति एक बार फिर से स्पष्ट कर दी है और सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत का कोई संघर्ष नहीं है। असल में यह सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है और अगर कोई भारत पर हमला करेगा तो उसे करारा जवाब तो दिया ही जाएगा। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि पहलगाम आतंकी हमला भारत की सहन शक्ति की परीक्षा थी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को निर्णायक हमले की छूट दी थी और पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति एकदम स्पष्ट है, यानी जब पाकिस्तान दोस्ती की बात नहीं समझ पाया तो उसे हमले की भाषा समझाई गई। आज पाकिस्तान को लेकर भारत के संसद में एक बड़ा बयान दिया गया और वो ये है कि शांति के लिए कोशिशें करने वाला भारत अशांति फैलाने वालों के हाथ उखाड़ना भी जानता है। अब आप भारत के रक्षा मंत्री का ये दूसरा बयान सुनिए। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वार के रूप में अध्यक्ष महोदय इस्तेमाल करती हैं और उसके सहारे वे भारत को डिस्टेबलाइज करने का सपना देखती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जा सकता है। आप भारत का इतिहास जानते हैं। देखिए, हमने कभी भी किसी की 1 इंच जमीन पर आज तक कभी कब्जा नहीं किया है। हम यह भी जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नीति ऐसी ही होनी चाहिए, प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। शेर यदि मेढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं आता है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सेना शेर है। हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता। हमने पार्लियामेंट का अटैक सहा है अध्यक्ष महोदय, 2008 का मुंबई अटैक सहा है, झेला है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। तो रक्षा मंत्री ने कहा है इनफ इज इनफ। हिंदी में अगर इसका रूपांतर करें तो भारत ने पाकिस्तान को कह दिया है कि अब बहुत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान के हमलों को हवा में ही नाकाम किया और पाकिस्तान की सेना भारत में किसी भी लक्ष्य पर अपना कोई निशाना नहीं लगा सकी और हमारे S-400 जैसे महत्वपूर्ण हथियारों को भी कोई नुकसान पाकिस्तान नहीं पहुंचा पाया। और पाकिस्तान के कहने पर यह ऑपरेशन सिर्फ रोका गया है कुछ समय के लिए, लेकिन इसे खत्म नहीं किया गया।
यानी भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ भी ऐसी हरकत की गई तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से शुरू हो सकता है। अब आप भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अगला बयान सुनिए, जिसमें पाकिस्तान के लिए चेतावनी और खतरा दोनों आपको सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए, और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। ये जो बहस संसद में हो रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, यह बहस ऐतिहासिक है और आज पाकिस्तान भी इस बहस को देख रहा होगा और दुनिया के बड़े बड़े देश भी ये देख रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की संसद में क्या हो रहा है, भारत की अलग अलग पार्टियां इस बारे में क्या बात कर रही हैं। दुख की बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विपक्षी नेता हैं जो आज उसी भाषा में बात कर रहे हैं, उसी भाषा में सवाल पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान की भाषा है। पाकिस्तान के लोग जब आज इस बहस को देख रहे होंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे और उन्हें ऐसा लगता होगा कि भारत में ही बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो आज ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वही सवाल कर रहे हैं जो शायद पाकिस्तान करता है। भारत के रक्षा मंत्री के बाद विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की। यहां पर आपको यह समझना होगा कि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है अपने वक्ताओं की, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है, जबकि शशि थरूर ऐसे मामले के एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो उस डेलीगेशन में भी थे जो अलग अलग देशों की यात्राओं पर गया था ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर के देशों को बताने के लिए, लेकिन तब भी शशि थरूर को मौका नहीं दिया गया, गौरव गोगोई को मौका मिला। और ऑपरेशन सिंदूर पर गौरव गोगोई भी राहुल गांधी की स्क्रिप्ट को ही दोहराते रहे। गौरव गोगोई ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि इस युद्ध में 5 फाइटर जेट गिरे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को यह बताना चाहिए कि इस युद्ध में भारत के कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए। रक्षा मंत्री के बयान के बाद भी गौरव गोगोई ने एक बार फिर से सीज फायर और भारत के फाइटर जेट्स गिरने का सवाल फिर से पूछा, फिर से दोहराया, और ऐसा लग रहा है कि मानो कांग्रेस को सिर्फ भारत के नुकसान की चिंता है। भारत के रक्षा मंत्री ने भारत की संसद में बाकायदा औपचारिक रूप से हर सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है और कांग्रेस को भारत के नुकसान की चिंता है, लेकिन दुश्मन को हुए नुकसान की कोई परवाह नहीं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर
उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। आज कांग्रेस से भी हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को शशि थरूर से क्या शिकायत है कि इस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं है। आज हम कांग्रेस को यह याद दिलाना चाहते हैं कि ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रखा था। शशि थरूर ने भारत की नीति को जिस तरह से दुनिया के सामने रखा, उसकी सब लोगों ने तारीफ की थी, प्रशंसा की थी। लेकिन इन बयानों के बाद कांग्रेस पार्टी शशि थरूर के साथ खड़े होने की बजाय उन्हें किनारे लगा रही है और शशि थरूर अब अपनी ही पार्टी में अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की प्रशंसा की, भारत का पक्ष दुनिया भर के सामने बहुत अच्छी तरीके से रखा। क्या यह एक अपराध है? क्या उन्होंने गलत किया? क्या वो जाकर दुनिया भर को यह बताते कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत हार गया? क्या वो पूरी दुनिया को जाकर यह बताते कि भारत का तो बड़ा नुकसान हुआ है, भारत को पाकिस्तान पर हमला करना ही नहीं चाहिए था? अगर वो ऐसा कहते तो शायद कांग्रेस के नेता खुश हो जाते, क्योंकि राहुल गांधी सहित कांग्रेस के ज्यादातर नेता ऑपरेशन सिंदूर पर अक्सर ऐसे ही बयान देते रहे हैं जो भारत से ज्यादा पाकिस्तान को फायदा पहुंचाते हैं। आज जब शशि थरूर से इस बहस को लेकर सवाल पूछा गया कि उनका नाम इसमें क्यों नहीं है, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। मौन व्रत कुछ तो बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही कांग्रेस एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर किया जाए, मोदी सरकार को कमजोर किया जाए, और मोदी सरकार को कमजोर करने के चक्कर में वो पाकिस्तान को मजबूत कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि जब तक वो ऑपरेशन सिंदूर को एक नाकामयाब ऑपरेशन साबित नहीं कर देगी, तब तक प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर नहीं किया जा सकता, और इसी प्रकार से वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में एक प्रतियोगिता चल रही है और वो ये है कि पाकिस्तान के पक्ष में सबसे बड़ा बयान कौन देगा, भारत की नाकामी को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न कौन उठाएगा। इस मामले में कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी से भी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि एक प्रतियोगिता है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा शुरू होने से पहले भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक ऐसा बयान दिया जिसका पाकिस्तान को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम में हमला करने वाले हमारे घर के आतंकवादी भी तो हो सकते हैं। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि आतंकवादियों के पाकिस्तान से आने के कोई सबूत नहीं है, यानी वो सबूत मांग रहे हैं कि भारत सरकार बताए उसे कैसे पता कि पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के थे। कोई है सबूत? पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है। पी चिदम्बरम के बयान का मतलब यह है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों का पाकिस्तान से कनेक्शन होने का कोई सबूत है ही नहीं, और उनका यह बयान हमारी सरकार और भारत की सेना के बयानों के बिल्कुल उलट है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिदम्बरम के इस बयान का जबरदस्त इस्तेमाल करेगा और अपना बचाव करेगा। आप अभी से ये नोट कर लीजिए। और पाकिस्तान को पहलगाम आतंकवादी हमले पर अपना बचाव करने के लिए चिदम्बरम से बेहतर शायद कोई और नेता मिल नहीं सकता। हालांकि बाद में पी चिदम्बरम ने अपना एक पक्ष रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन सोचिए, इसी पाकिस्तान ने वर्ष 2008 में मुंबई पर आतंकवादी हमला किया था, जिसकी वजह से तब यूपीए सरकार के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल से इस्तीफा ले लिया गया था। और फिर भी इसके बाद
पी चिदम्बरम भारत के नए होम मिनिस्टर बने थे और पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से कई बार मुंबई हमलों में शामिल होने को लेकर ऐसे बयान आए हैं जिनमें वो ये मानते हैं कि मुंबई हमले की पूरी प्लानिंग हमारे यहां से ही हुई थी। इसके बावजूद चिदम्बरम ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को बिना किसी जांच के क्लीन चिट दे दी। पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और वो कहते हैं कि जब आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी उनसे मिलने आए तो उन्हें ऐसा लगा कि राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और उनके नेता हिंदुस्तानी बनकर नहीं सोच रहे हैं, एक हिंदुस्तानी की तरह नहीं सोच रहे हैं। जब ये सारी चीजें हुई थी तब बहुत सारे लीडर्स हमसे मिलने आए थे। राहुल गांधी जी भी आए थे हमसे मिलने। वो आए थे जब हमसे मिलने, उन्होंने इतने इमोशन के साथ हमसे बात करी थी और वो इस चीज को फील कर रहे थे कि ये हम फैमिली एक टेररिस्ट अटैक को झेल के आए हैं, शुभम शहीद हुआ है उस अटैक में, वो हमारे साथ ऐसे खड़े हैं और उन्हीं के लीडर आके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। उन शहीदों का लाइफ जो गई है उसका अपमान है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना है, ये मैं तो मानूंगी। पाकिस्तानियों के जो मंसूबे हैं कि टेररिज्म फैलाना, एक तरीके से आप जब ये बोलते हो कि ये पाकिस्तानियों ने नहीं किया है या ये है या वो है, तो आप कहीं ना कहीं उनके मंसूबे स्ट्रांग कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हो कि नहीं, तुमने नहीं किया ये, और हम खड़े हो रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर हम खड़े होकर ये बोल रहे हैं तुम्हारे लिए। ये बहुत गलत चीज है। तो यहां आपको आज उन परिवारों की बात जरूर ध्यान से सुननी चाहिए जिनके लोग पहलगाम में मारे गए थे इन आतंकवादियों के हाथों, और आज वो क्या बात कह रहे हैं ये पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ चीज़ों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, और इस समय जो हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो एक ऐसा विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा का जिस पर किसी भी नेता को, किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारत को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सांसदों के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के 33 देशों में गए थे, आपको याद होगा। और इन प्रतिनिधिमंडलों में कुल मिलाकर 59 संसद सदस्य शामिल थे। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद मौजूद थे। विपक्ष के 20 सांसद अलग अलग डेलीगेशंस के साथ विदेश गए और इन सभी सांसदों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में दुनिया को बताया था और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया था। लेकिन आज ये सब भूल गए। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया है। So today when I hear many questions from across the aisle, I want to say, which one of you imagined that Bhavalpur and Muridke would be brought down the way it was? Which one of you thought? When did you even think of it during your tenure? Did it even cross your mind? In fact, on the contrary, you ruled it out after 26/11. So, I think our objectives are very clear. We wanted to send a message to the terrorists. We wanted to send a message to Pakistan that do not continue this support for terrorism. And I think on the morning of 7th of May, that message went home loud and clear. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं
मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। Now, some mention was made about visits, including my visit. Yes, I went to China. I went to China to make our position very clear about de-escalation, about trade restrictions, and about terrorism. I did not go to China for the Olympics. I did not go to China for secret agreements. I did not go, sir, 7 मई को हमने इन दुश्मनों को जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर अचूक और निर्णायक प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि जिसका दर्द आज तक पाकिस्तान को हो रहा है। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 टीक प्रहार करके हमारी सेना ने 100 से अधिक आतंकियों और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, एक ही झटके में जमींदोज करने का काम किया। जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी, उसी समय जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का एक एनकाउंटर हुआ। आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया, जिसमें अब तक पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों का एनकाउंटर हो चुका है और इस समय भी वहां भारतीय सेना का यह ऑपरेशन जारी है। आज हम आपको बताएंगे, हमारे पास तस्वीरें आई हैं, ये आतंकवादी कैसे वहां छुपकर रहते थे, कैसे इनके पास सारा सामान, कई दिनों का खाने पीने का सामान, बाकी जरूरत का पूरा सामान इनके पास वहां पर मौजूद था, कैसे ये पूरी प्लानिंग के साथ हफ्तों जम्मू कश्मीर के अलग अलग ठिकानों में छुपे रहते हैं। कुछ तस्वीरें आज हमारे पास आई हैं जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी उसी एनकाउंटर के दौरान की तस्वीर हैं। अब राजनीति को समझिए, याद कीजिए, वर्ष 2016 में भारत ने उड़ी हमले के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, और फिर 2019 में जब भारत ने बालाकोट पर हवाई हमला किया था पाकिस्तान में घुसकर, तब मोदी सरकार की पूरे देश में बड़ी प्रशंसा हुई थी। पूरी दुनिया ने भारत की इस दिलेरी को देखा, इस बदलते भारत को देखा। पाकिस्तान हैरान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसा काम करेगा, लेकिन यह नया युग था। और विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर को असल में अब नाकामयाब बताकर, इसे नाकामयाब साबित करके सिर्फ यह कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी सरकार की बहादुरी को जो प्रशंसा मिल रही है उसे कैसे कम किया जा सके, कैसे यह दिखाया जा सके कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा, और ऑपरेशन सिंदूर अगर नाकाम रहा तो फिर यह मोदी सरकार की नाकामी है, और इस प्रकार से यह राजनीति करने की कोशिश हो रही है। इसलिए इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा डिकोड करने की इससे आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर अगर कामयाब हो गया तो विपक्ष के नेता सोचते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबी है, उनकी रणनीति की कामयाबी है, उनकी बहादुरी की कामयाबी है, और इस दौरान उन्हें नाकामयाब साबित करने के चक्कर में विपक्ष के नेता हमारी सेना को भी नाकामयाब साबित करने पर तुल गए हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि उनके इस पूरे बयान से जब ये बहस पाकिस्तान में सुनी जाएगी तो दुनिया भर में पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। अब हम आपको भारत के स्वर्णिम इतिहास में लेकर चलते हैं। आज से 1000 वर्ष पहले दक्षिण भारत में एक राजवंश था जिसका नाम है चोल राजवंश। आपने अपने इतिहास की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया जैसे देशों पर इस राजवंश का प्रभाव था। 11वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नौसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में गिना जाता था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जानबूझकर एक सिलेक्टिव सोच वाले इतिहासकारों ने इस गौरवशाली इतिहास को आप तक पहुंचने नहीं दिया। चोल राजवंश के बारे में आधी अधूरी जानकारियां दी गई। इसके स्वर्णिम इतिहास को सिर्फ कुछ पन्नों में सिमेट दिया गया और मुगल काल के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर
हमारे देश के बच्चों को स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाया गया। आज आपको ऐसा लगेगा जैसे मुगल साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन चोल साम्राज्य के बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। इसलिए आज हम चोल वंश के इतिहास को आपके लिए डिकोड करेंगे, क्योंकि चोल राजवंश का इतिहास इतना गौरवशाली है कि इसकी मदद से आज विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया जा सकता है। आज हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतिहास में मुगल सेना की जीत का बार बार जिक्र किया गया, लेकिन चोल राजवंश की नौसेना की शक्ति को सिर्फ 2-3 लाइनों में लिखकर पूरा कर दिया गया। चोल राजवंश के 1000 वर्ष पुराने इतिहास को अब याद किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत की सोच को 1000 वर्ष पुराने इतिहास के साथ जोड़कर देख रहे हैं। और यह सब कुछ आजादी के 77 वर्ष बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में एक समारोह को संबोधित किया। इस मंदिर को बनाने का काम आज से 1000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी इसकी 1000वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां गए थे। प्रधानमंत्री ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस मंदिर की वास्तुकला बेहद शानदार है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक घोषित किया है। लेकिन हमारे इतिहास की पुस्तकों में जानबूझकर ऐसे मंदिरों के बारे में जानकारी देने में बड़ी कंजूसी बरती गई और बार बार ताजमहल को ही सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के तौर पर आप तक पहुंचाया गया। आज से 1000 वर्ष पहले जिस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, वो मंदिर 1000 साल बाद भी आज बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है। जिस स्थापत्य कला का विकास मुगलों के शासन से 500 वर्ष पहले हुआ था, उसके बारे में हमारे इतिहास में बड़ी सीमित जानकारी हमारे देश के लोगों को दी गई। इस पर ना तो बॉलीवुड में कोई फिल्म बनी, न ही किसी धारावाहिक के माध्यम से चोल वंश के साम्राज्य का इतिहास आप तक पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ये मानते हैं कि आज आधुनिक भारत के निर्माण में चोल राजवंश का इतिहास बहुत मददगार साबित हो सकता है। राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। ये भारत के उस सपने की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी प्रेरणा के साथ राजेंद्र चोला द ग्रेट को नमन करता हूं। इतिहासकार मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमयिप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। हमारे देश में जो नेता सांस्कृतिक और भाषाई विवादों को अक्सर बढ़ावा देते हैं, उन्हें हवा देते हैं, उन्हें चोल का इतिहास अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सनातन संस्कृति और गंगा नदी दोनों से है। चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत के कई राजाओं को पराजित किया और वहां से उनकी सेना गंगा जल लेकर आई थी और एक बड़ा तालाब बनाकर गंगा से लाया गया जल उस तालाब में मिला दिया गया था। इस जीत के बाद राजेंद्र प्रथम को गंगईकोंडा चोल कहा गया, यानी गंगा को लाने वाले चोल राजा, और इसी कारण इस नगर का नाम गंगईकोंडा चोलपुरम रखा गया। यह तथ्य दर्शाता है कि आज से 1000 वर्ष पूर्व भी गंगा दक्षिण भारत के शासकों के लिए कितनी पवित्र थी। आज से लगभग 1040 वर्ष पूर्व वर्ष 985 में चोल वंश के एक महान सम्राट हुए जिनका नाम था राजराज प्रथम। उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था।
राजराज प्रथम के बाद वर्ष 1014 में राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश के राजा बने। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक गिना जाता है। उन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया और राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की थी और अगले लगभग 50 वर्षों तक श्रीलंका चोल साम्राज्य के नियंत्रण में रहा। उन्होंने इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की सेनाओं को भी परास्त किया। और आज जब पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर की चर्चा होती है तो यह जानना आपके लिए बड़ा रोचक होगा कि लगभग 1000 वर्ष पहले भी ऐसा ही एक टैरिफ वॉर शुरू हुआ था जिसे चोल राजाओं ने सफलतापूर्वक जीत लिया था। उस समय भारत का व्यापार चीन से भी होता था और चीन तक पहुंचने का समुद्री मार्ग इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से होकर गुजरता था। इन देशों ने भारतीय जहाजों पर ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश की। इसके बाद राजेंद्र चोल ने समुद्र पार करके इन देशों पर सैन्य अभियान चलाया और वहां के शासकों को पराजित कर दिया। चोल राजाओं ने जामुन और कटहल जैसे पेड़ों की लकड़ियों से ऐसे युद्धपोत बनवाए थे जिनमें हजारों सैनिक आसानी से यात्रा कर सकते थे। चोल राजवंश के समय गांवों में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। उस समय ग्राम सभाएं हुआ करती थीं और वो अपने फैसले खुद लेती थी। चोल राजवंश के शासक भगवान शिव की पूजा करते थे, उनके उपासक थे और उनके काल में बौद्ध और जैन धर्म का भी काफी प्रचार और प्रसार हुआ। और आज भी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में जो हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव आपको आज भी दिखाई देता है, उसमें चोल राजवंश की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जिस मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर युद्ध चल रहा है, उसका निर्माण भी उसी काल में हुआ था जब चोल साम्राज्य का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन की कथा को दर्शाने वाला एक बड़ा विशाल स्ट्रक्चर बनाया गया है और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम है गरुड़। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है और आज भी इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और कंबोडिया जैसे देशों में रामायण से जुड़े नाटकों का मंचन किया जाता है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल देश है, लेकिन यहाँ के लोग रामायण को अपनी राष्ट्रीय संस्कृति और पहचान का अभिन्न अंग मानते हैं। अब हम आपको वापस भारत की तरफ लाते हैं और भारत के समाज के बारे में आपको बताते हैं। भारत के समाज के 2 रूप आपको हम आज दिखाने वाले हैं। एक रूप तो वो है, आजकल सैयारा नाम की एक फिल्म थिएटर्स में दिखाई जा रही है जिसे कहा जा रहा है कि सुपरहिट फिल्म है। आपने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे युवाओं की तस्वीरें देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे जो सैयारा फिल्म को देखकर रो रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि क्या सुपरहिट फिल्म बनाई है। लेकिन इस फिल्म की जो कहानी है वो क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि कैसे आप अपने एक पार्टनर के प्रति शिद्दत से प्यार करते हैं और उसे छोड़कर आप कभी नहीं जाते। उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा रंग यह है कि हमारे देश में एक नई स्टडी में यह पता चला है कि विवाह के बाद बड़ी संख्या में लोग अब बेवफा हो रहे हैं। रिश्तों की किताब का सबसे पवित्र अध्याय है विवाह, लेकिन अब इसमें बेवफाई का नया चैप्टर जुड़ गया है जो शादी की मर्यादा को तार तार कर रहा है। आज मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि क्या शादी अब सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गई है? क्या बेवफाई का वायरस अब पति और पत्नी के रिश्तों को धीरे धीरे निगलता जा रहा है? कनाडा का एक डेटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एशले मेडिसिन। यह प्लेटफॉर्म शादीशुदा लोगों की डेटिंग के लिए बनाया गया, यानी जो लोग शादीशुदा हैं इसके बाद भी अगर वो डेटिंग करना चाहते हैं तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। इस डेटिंग प्लेटफॉर्म ने एक सर्वे किया जिसमें पता लगा कि 53% से ज्यादा भारतीयों ने यह माना कि शादी के बाद उन्होंने अपने जीवन साथी को धोखा दिया है। मतलब हर 2 में से एक शादीशुदा भारतीय का शादी के बाहर कहीं ना कहीं अफेयर रहा है। भारत में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। आज उसी देश में शादी के बाद बेवफाई का ग्राफ सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है। ये जो डेटिंग ऐप है एशले मेडिसिन, इसका स्लोगन है लाइफ इज शॉर्ट, हैव एन अफेयर, यानी जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए एक अफेयर कीजिए। और भारतीय समाज इसे खुलकर इस स्लोगन को स्वीकार कर रहा है। भारत में बेवफाई का भूगोल भी तेजी से बदल रहा है। पहले ऐसी धारणा थी कि रिश्तों में बेवफाई सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों में होती है,
लेकिन अब बेवफाई का वायरस भारत के छोटे छोटे शहरों में भी फैल रहा है और ये अब एक महामारी का रूप ले चुका है। कांचीपुरम तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर है। इसकी आबादी लगभग 2,37,000 के आसपास है। अब तक कांचीपुरम अपनी साड़ियों के लिए और अपने मंदिरों के लिए मशहूर था, लेकिन अब यह शहर बेवफाई के मामले में पहले नंबर पर है। इस सर्वे में पता चला है कि सबसे ज्यादा लोगों की शादी के बाद जिनके अफेयर हैं, वो सबसे ज्यादा इस मामले में ये कांचीपुरम शहर देश में नंबर 1 पर है। लखनऊ, देहरादून, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे टियर 2 सिटीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। रायगढ़ जैसे छोटे शहर में भी शादी के बाद अब अफेयर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई इस सूची से अभी बाहर है, लेकिन बेवफाई में देश की राजधानी दिल्ली ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दिल्ली और एनसीआर के 9 इलाकों ने इस लिस्ट में टॉप 20 में अपनी जगह बनाई है और बेवफाई में सेंट्रल दिल्ली यानी केंद्रीय दिल्ली का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। इस लिस्ट में साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली जैसे इलाके भी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली के कोने कोने में बेवफाई की कोई ना कोई कहानी आपको दिखाई देगी। दिल्ली और एनसीआर में 20% अफेयर्स अपने ही ऑफिस के सहकर्मियों के साथ हो रहे हैं। अगर दिल्ली में शादीशुदा रिश्तों में धोखेबाजी का ग्राफ यूं ही बढ़ता रहा तो दिल्ली बहुत जल्द भारत की बेवफाई की राजधानी भी बन सकती है। सिर्फ इन आंकड़ों की बात नहीं है, आजकल देश भर में बेवफाई की खबरें हर दिन ट्रेंड करती हैं। आपने सुना होगा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला, हत्या कर दी। अवैध रिश्तों के कारण पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ऐसी खबरें अखबार में हर रोज आपको पढ़ने को मिलती हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज और फिल्मों में भी शादी के बाद अवैध रिश्तों को बहुत ग्लैमरस अंदाज में पेश किया जाता है। इनमें शादी को एक समझौते की तरह दिखाया जाता है और अवैध रिश्तों को एक आजादी के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। OTT के जरिए देश में अश्लीलता दिखाए जाने को सरकार ने भी अब बहुत गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, हाल ही में पिछले हफ्ते अश्लील ऑनलाइन कंटेंट दिखाने के आरोप में 25 OTT ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। आजकल सभी के हाथ में मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन में दर्जनों ऐसे ऐप्स हैं जो शादीशुदा लोगों को भी नया पार्टनर ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। शादी के विरोध में एक पूरी अर्थव्यवस्था और एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है जो आपसे ये कहता है कि शादी के बाहर भी जिंदगी है, जो लगातार विवाह में बढ़ते असंतोष की आग में घी डालने का काम करता है। आज भारत में डेटिंग ऐप्स का बाजार 5,000 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2030 तक ये बढ़कर 8,600 करोड़ का हो जाएगा। 2019 में भारत में 2 करोड़ लोग डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते थे और 2023 में यह संख्या बढ़कर 8 करोड़ से ज्यादा हो गई। आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी की आंखों के सामने अवैध रिश्तों को फैशनेबल बनाने का यह खेल चल रहा है। रिश्तों में बेवफाई की चाहे जितनी भी मार्केटिंग कर ली जाए, इससे अपराध कम नहीं होता, चाहे पहले का हो या फिर बाद का, चाहे पूर्व हो या फिर पश्चिम। आज भी वैवाहिक बंधन की पहली शर्त ईमानदारी है, लॉयल्टी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका में एक बड़ी कंपनी के CEO और उनकी HR मैनेजर के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद ना ही उन्हें सफाई देनी पड़ती और ना ही उन्हें कंपनी से हटाया जाता। आपको याद होगा, एक बड़े कॉन्सर्ट में अभी ये दोनों लोग दिखाई दिए थे। यानी वैवाहिक बंधन में बेवफाई किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो पश्चिमी देशों का आधुनिक समाज ही क्यों ना हो। हम आज ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अगर किसी वजह से किसी शादी के संबंध को निभाना मुश्किल हो रहा हो तो उससे अलग होने का फैसला गलत है। एक शादी से अलग होने का फैसला किसी की भी व्यक्तिगत आज़ादी या स्वतंत्रता है जो हर लड़के या लड़की को मिलनी चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जब तक आप किसी वैवाहिक बंधन में रहें तब उसे 100% ईमानदारी के साथ निभाएं, उसमें धोखेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि भारत में भी शादी सिर्फ एक इवेंट बनकर रह जाए, रिश्तों में वफादारी एक आउटडेटेड वर्ड बन जाए, हमें लगता है कि पूरे समाज को शादी के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। इन दिनों भारत में एक नई फिल्म सैयारा की बड़ी चर्चा हो रही है। ये फिल्म एक लड़का और लड़की की लव स्टोरी है जो एक दूसरे के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है, एक दूसरे के लिए बहुत समर्पित है। नई जनरेशन के प्यार पर बनी इस फिल्म को देखकर हमारे देश के न जाने कितने युवा सिनेमा हॉल में जाकर रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, इस पर रील्स बना रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। इस फिल्म को लेकर युवाओं का रिएक्शन देखकर यह लगता है कि क्या रिश्तों को लेकर भारत आज कंफ्यूज्ड है?
एक तरफ रिश्ते में प्यार और ईमानदारी वाली फिल्में हिट हो रही हैं और दूसरी तरफ भारत में बेवफाई भी बढ़ती जा रही है। सैयारा फिल्म में नई पीढ़ी के प्यार को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आज हमें विवाह को भी सेलिब्रेट करना नहीं भूलना चाहिए। विवाह के पवित्र बंधन पर फिल्में और वेब सीरीज बननी चाहिए। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि तमाम समझौतों और शिकायतों के बाद भी पति और पत्नी का रिश्ता हमारे समाज का सबसे मजबूत बंधन है, जहां पति और पत्नी हर रोज भले ही अपने प्यार का इजहार न करते हो, लेकिन आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ देने की कोशिश जरूर करते हैं। ठीक हमारे माता पिता की तरह, जिनकी जिंदगी में कोई वैलेंटाइंस डे नहीं था, जो हर साल छुट्टियां लेकर किसी हिल स्टेशन पर वेकेशन के लिए नहीं जाते थे और अपने प्यार को साबित करने के लिए कोई रील्स या स्टेटस भी नहीं लगाते थे, लेकिन वो आज भी वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता और उसके सम्मान में गहरी आस्था रखते हैं। तो आज हमें रिश्तों की मर्यादा सीखने के लिए शायद कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माता पिता ही रिश्तों की मर्यादा के सबसे बड़े रोल मॉडल बन सकते हैं। और अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि बेवफाई के मामले में दुनिया के टॉप 5 देश कौन से हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये थे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा, जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। बेवफाई अब एक ग्लोबल महामारी का रूप ले चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन मार्केट रिसर्च कंपनी YouGov के एक सर्वे में पता चला कि ब्राजील और भारत में बेवफाई करने वालों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दुनिया के टॉप 5 देश कौन से हैं, जरा देखिए। पहले नंबर पर ब्राजील, फिर भारत, थाईलैंड, जर्मनी और फ्रांस। फिलहाल इस लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर हम रिश्तों की ईमानदारी को लेकर जागे नहीं तो हो सकता है कुछ समय के बाद भारत नंबर 1 पर आ जाए। ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें टॉप करना कोई गर्व की बात नहीं है। रिश्तों को अगर हमने मोबाइल नेटवर्क जैसा अस्थायी बना दिया तो फिर पारिवारिक नेटवर्क भी कमजोर हो जाएगा, और भारत को अगर आर्थिक महाशक्ति बनना है तो उसे पहले नैतिक महाशक्ति भी बनना पड़ेगा। इसलिए आज एक नया विचार आपके सामने छोड़कर जा रहे हैं। आर्थिक महाशक्ति बनना बहुत अच्छी बात है, आर्थिक रूप से संपन्न होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप एक नैतिक महाशक्ति बन सकते हैं? क्या आप एक आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ साथ आपका परिवार और आप खुद नैतिक रूप से भी संपन्न बन सकते हैं? पैसे से आप अमीर जरूर होंगे, लेकिन क्या आप नैतिकता के मामले में भी एक अमीर व्यक्ति हैं? और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खबरों का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। कैंट
कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में कोल इंडिया लिमिटेड की CSR क्षेत्र में एक अनोखी पहल निर्माण योजना। इस पहल का उद्देश्य कोल इंडिया के खनन क्षेत्रों में रहने वाले UPSC सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में सफल हुए उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें मेंस की तैयारी में सहायता मिले। 2024 में 6 बेटियों ने निर्माण योजना का लाभ लेकर UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल की है। कोल इंडिया, 5 decades of unearthing energy. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये थे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिन्हें पसीना सिर्फ गर्मी और डर से आता है, वो मेहनत के पसीने से बहुत डरते हैं। नमस्कार। भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी।